तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर और कुछ खास सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे आपके भुगतान के संदर्भ में। और शेयर इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे साथियों, ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि उनके भुगतान के लिए कोई संगठन 49 दिन से लगातार असहयोग आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्तर पर चला रहा है। और जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये संगठन के जांबाज देशभक्त सिपाही अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और जब कुछ लोग देश में सबके भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार भूखे प्यासे, सर्दी गर्मी बारिश तूफान से लड़ते हुए, ठगों से, बेईमानों से, गुंडों से, माफियाओं से लड़ते हुए जब ये संघर्ष जारी है, तो अब घरों में बैठ जाना मौन रहकर या कोई समस्या का बहाना बनाकर देशभक्ति का प्रतीक नहीं है। इसलिए पूरा देश अब भुगतान के लिए, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी के लिए और भारत माता को ठगों के, बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने के लिए बाहर निकलना चाहिए। इस आंदोलन में सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर देना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आपका ज्ञानवर्धन हो। क्योंकि कल एक ऐसी घटना भी हुई है साथियों, परसों, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए और पूरे देश की समझ में ये अब आ जाना चाहिए कि अगर हमने अभी भी सामाजिक जागरूकता नहीं फैलाई, ठगों के खिलाफ हम नहीं खड़े हुए, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान ठगों का गुलाम बन जाएगा। ठग देश पर शासन करेंगे और ठग जोर जबरदस्ती, डरा कर, धमका कर, बहका कर आपका सब कुछ लूट लेंगे। जो स्थिति कभी अंग्रेज़ों ने या मुग़लों ने की थी, उससे ज़्यादा बुरी भयावह स्थिति हिंदुस्तान की ये ठग कर देंगे। जो कुछ हिंदुस्तान में बैठे हैं, कुछ विदेशों में भाग गए हैं, कुछ जेलों में बंद हैं और कुछ अभी भी अपने ठगी के चक्रव्यूह का संधान कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। आज तक जैसा न्यूज़ चैनल, जो दुनिया का सबसे तेज़ न्यूज़ चैनल बताता है, स्वयं को राष्ट्रभक्त होने का दावा भी करता है, हालांकि उसका ये दावा झूठा है। पत्रकार, उसमें काम करने वाले कुछ राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, लेकिन चैनल के मालिकान तो निश्चित रूप से देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। इसलिए उनको आपका आंदोलन दिखाई नहीं पड़ रहा कि जो आंदोलन 49 दिनों से देश भर में चल रहा है, जिसे सच्चे हिंदुस्तानी अपने बलबूते से चला रहे हैं, जिसे किसी NGO की मदद नहीं मिल रही, जिसकी सरकार उपेक्षा कर रही है, जिस आंदोलन को कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना समर्थन नहीं दे रही है, जिसको कोई धन पशु सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसे आंदोलन को आगे लाना, उसके बारे में खबरें चलाना, ये प्रत्येक मीडिया संस्थान का धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है। लेकिन अगर ABP और उसको क्या है TV9 को छोड़ दें, तो किसी भी मेन स्ट्रीम के बड़े मीडिया ने 2 लाइन की खबर भी हमारे इस आंदोलन पर 49 दिन से लेकर अब तक नहीं चलाई है, जो मैं समझता हूँ वतन के साथ, भारत माता के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। तो दिखानी चाहिए थी इनको, लेकिन आज तक चैनल में काम करने वाली एक उसकी एडिटर हैं ऋचा मिश्रा, उनको ठगी का शिकार बना लिया कुछ ठगों ने, डिजिटल अरेस्ट करके। डिजिटल अरेस्ट कहते हैं ये उसको,
ठगी नहीं बोलते सीधे सीधे, जबकि वो ठगी है। जिस पोंजी स्कीम्स के माध्यम से 3 लाख कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ठगों ने देश के 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को लूटा, ठगा, बारी बारी से योजना बनाकर सरकारी संरक्षण। उन्होंने क्या पोंजी स्कीम चलाकर झांसा दिया, बहकाया लोगों को, लालच दिया, सब्ज बाग दिखाए और लोग उनकी बातों में आ गए। चूंकि सभी के पास सरकारी लाइसेंस थे, सरकार उनका खुद प्रचार प्रसार कर रही थी ऐसी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, तो जन साधारण का झांसे में आ जाना स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन साथियों, जो ऋचा मिश्रा के साथ हुआ, आज तक की एडिटर के साथ, वो तो भयावह था। जब मैं उसकी कहानी सुन रहा था तो मुझे भी अंदर से भय लग रहा था। वैसे तो हंसी भी आ रही थी कि अच्छा हुआ इसके साथ, तो चूँकि इनके साथ ऐसा होना चाहिए ताकि इन्हें देश के 42 करोड़ लोगों की पीड़ा की गंभीरता पता चले, वो दिखाई दे कि ये लोग जो बैठे हैं, जिनका हम मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, कि कोई ठगी वगी का शिकार नहीं बना है, लालच में आ गए होंगे इसलिए ठगों ने ठग लिया। इनको समझ आना चाहिए कि तुम्हें तो लालच नहीं है, तुम्हें तो डराकर धमकाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया बाकायदा ठगों ने, पुलिस और आईबी सीबीआई बनकर, और तुमको बंधक बना लिया तुम्हारे ही घर में। तो समझ सकते हो कि ठग कितने दुर्दांत हैं, भयावह हैं, देश के लिए खतरा है। तमाम न्यूज़ चैनल्स पर उसकी स्टोरी चल रही है ऋचा मिश्रा की। साथियों, आप सुनोगे उसे तो आपको ताज्जुब होगा कि एक पत्रकार जो बुद्धिजीवी भी होता है और जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, आज तक की, तो प्रधानमंत्री उनकी पॉकेट में रहता है, उसके संपादक को, उसकी संपादक को अगर ठग उसके घर में बंधक बनाकर उससे ठगी कर सकते हैं, तो सामान्य जनता किस खेत की मूली है। ऐसा ही वो चिराग गोठी भी कह रहा था आज तक का ये, कि उसके साथ भी इस तरह की डिजिटल ठगी हो चुकी है और सरकार में बैठे हुए लोग इतने शैतान हैं साथियों कि वो इनको तरह तरह का नाम देते हैं, कभी डिजिटल टेररिस्ट, कभी डिजिटल ठगी, कभी साइबर क्राइम, जबकि ये सब योजनाबद्ध ठगी है। ठगी की घटनाएं, सीधे सीधे सरल भाषा में इसको ठगी कहना चाहिए, और जो ठगी का शिकार बने उनको ठगी पीड़ित कहना चाहिए। लेकिन सरकार छलपूर्वक ठगी पीड़ित शब्द को चर्चा में ही नहीं आने देना चाहती, क्योंकि ठगी पीड़ित शब्द का प्रयोग होगा तो देश में नहीं दुनिया में इस सरकार की थू-थू होगी। लोग इसके मुंह पर थूकेंगे 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री के पर, और इसका उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे कि तू डिजिटल इंडिया की बात करता है, तू देशभक्ति की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, सेना के साथ दिवाली मनाता है। ये क्या ढोंग है तेरा, क्या नाटक है कि देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक ठगी का शिकार बने। तेरे देश में 1250 सैनिकों ने आत्महत्या की, 42 करोड़ जन सामान्य, किसान, मजदूर, पत्रकार, वकील, जज तक ठगी का शिकार बन गए। तेरा कैसा डिजिटल इंडिया है, कैसा तेरा सुशासन है। तो साथियों, इसलिए ठगी पीड़ित शब्द का इस्तेमाल करने से प्रधानमंत्री गुरेज करता है, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर गुरेज करते हैं, देश का गृह मंत्री गुरेज करता है, जिसे इस्तीफा दे देना चाहिए। कि अभी कल परसों ही एक रिटायर्ड फौजी अफसर के साथ और बड़ी घटना हुई है, वो आप सबने देखी होगी टीवी पर, डिजिटल अरेस्ट की ही। वो जो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, उससे अभी परसों बुजुर्ग से, ओसवाल पोसवाल क्या नाम है उसका, उससे 7 करोड़ की ठगी हुई। तो अब तो ठगों से कोई अछूता नहीं है। और उसके पश्चात अगर सरकार, सिस्टम हमारे आंदोलन की अनदेखी कर रहा है साथियों, तो ये बहुत चिंता का गंभीर विषय है। इस पर आप सबको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, पूरे देश को चिंता व्यक्त करनी चाहिए और आपके समर्थन में उठकर खड़ा होना चाहिए कि इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। देश के अंदर बाहर कार्यरत ठगों को, उनके आकाओं को सजाए मौत दी जाए, और जिन लोगों की मेहनत की, खून पसीने की कमाई को ठग लूटे ले रहे हैं या लूट लिया है, उनका पैसा
उस कानून के अंतर्गत वापस किया जाए जिस कानून को संसद ने वर्ष 2019 में बनाते हुए उसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का नाम दिया था वाट्स एक्ट 2019, और उसमें ये गारंटी दी थी कि यदि किसी व्यक्ति के साथ ठगी की कोई घटना होगी, उसकी जमा राशि उसे वापस नहीं मिलेगी, तो सरकार उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में उससे आवेदन लेकर के उसको वापस करेगी। इस कानून के नाम पर, ठगी पीड़ित शब्द के नाम पर साथियों, देश के प्रधानमंत्री के मुंह में ताला लग जाता है। नेता विपक्ष इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाता और कोई मेन स्ट्रीम का मीडिया इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है साथियों। और ये काम हमको और आपको करना है कि हम समाज को इतना जागरूक करें, इतना शिक्षित कर दें कि वो ठगों के डर से या भय से या झांसे में आकर अपना 1 रुपया भी गंवा न बैठे। इतना शिक्षित जागरूक समाज और राष्ट्र को हमको और आपको मिलकर बनाना है, इसलिए ये काम ज़रूर कर लो। ये बातें आपको कोई साधु संत नहीं बताएगा, कोई धर्माचार्य नहीं बताएगा, कोई राजनेता नहीं बताएगा, कोई उपदेशक नहीं बताएगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं बताएगा, किसी भागवत में, नमाज में ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, किसी चर्च में नहीं बताई जाएंगी, किसी गुरुद्वारे में नहीं बताई जाएंगी, किसी बौद्ध मठ में नहीं बताई जाएंगी, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। ये चीज़ें तो आपको केवल और केवल युगांतर न्यूज़ पर मिलेंगी, चूँकि युगांतर न्यूज़ चलाने वाले के मन में ये पीड़ा है, ये दुख है, ये दर्द है कि हिंदुस्तान को गुलामी से भी बदतर स्थिति में ले जा चुके हैं ठग और बेईमान। और किसी तरह से मुझे आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ मिलकर भारत माता की इज्जत बचानी है, लाज बचानी है, उसे ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलानी है। चूँकि भारत माता चीख रही है साथियों, उसका करुण क्रंदन जिन्हें नहीं सुनाई पड़ रहा है वो निश्चित रूप से देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। भारत माता के पुत्र या पुत्री नहीं है, भारत माता के पुत्र और पुत्री देशभक्त तो वही हैं जो 1 सितंबर 2024 से लगातार सड़कों पर हैं, कलेक्ट्रेट पर हैं, तहसील पर हैं और अपना सब कुछ त्याग कर मलमूत्र की तरह, जिन्हें अपनी संतान की चिंता नहीं है, जिन्हें अपने भविष्य की और कैरियर की चिंता नहीं है, जिन्हें अपने शरीर की चिंता नहीं है और यहाँ तक कि जिन्हें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है, वो भारत माता को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद कराने के लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं। भले ही चंद लोग हैं, कोई बात नहीं साथियों, लेकिन आप पक्के देशभक्त हैं। आपको कोटि कोटि नमन, अभिनंदन। इतिहास बना दिया आपने, थूक दिया इन ठग बेईमान और गद्दारों के मुंह पर, जो घरों में बैठे हुए हैं, गाल बजा रहे हैं या आपका विरोध कर रहे हैं या आपकी अनदेखी कर रहे हैं। इनसे डरना मत, इनका अंत आ गया है, इनका सर्वनाश कर देंगे। हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए सबको सजाए मौत दिलाएंगे। आप चिंता मत करना, तनाव मत लेना, घबरा मत जाना। वो समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है जब प्रत्येक ठग का, उसके दलाल का, उसके आका का सर्वनाश होगा। एक भी हिंदुस्तान की खुली हवा में श्वास नहीं ले पाएगा साथियों। आगे बढ़ो मेरे वीरों, आपने कमाल कर दिया। आज तो पंजाब जैसा राज्य आपके सामने झुक गया। जिस पंजाब में कोई वाट्स एक्ट 2019 को मानने को तैयार नहीं था, वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष केवल कृष्ण जी ने, बुजुर्ग हैं साथियों, समृद्धा जीवन के पीड़ित हैं। समृद्धा जीवन में और आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादातर बुजुर्गों को ठगा गया है, उनके जीवन भर की कमाई लूट ली गई है। उन केवल कृष्ण जी ने कुछ चंद साथियों के सहयोग से पंजाब सरकार को झुका दिया और पंजाब सरकार ने आज वो लेटर जारी कर दिया जो दबा रखा था कि अब पंजाब में भी वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत ज़िला स्तर पर भुगतान के आवेदन लिए जाएंगे, सबका भुगतान किया जाएगा। बड़ी जीत है आपके आंदोलन की साथियों। ये लेटर मैं फेसबुक पर लगाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने इशू किया है ये, और 16 अक्टूबर को इशू किया है। आज मिला है हमारे केवल कृष्ण जी को, उन्हीं के नाम है ये। और इसमें लिख दिया है, अंग्रेजी में है ये, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्टेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बाई ओपनिंग काउंटर्स फॉर
releasing payment under banning of unregulated deposit act 2019. This in reference to letter dated 19th September 2024. In this regard, it is requested to share the following details for proceeding further in the matter. To share the scheme details under which money has been invested. B. Detail of all the investors who are residents of Punjab. C. Mode of investment, online or in person. D. Proof of the investments. E. Full address of all these companies and others. F. Detailed of court case, if any, against these companies in any other part of India. तीसरा इसमें बताया गया है, फर्दर इज द ऑल्सो इन्फॉर्म दैट ऑल कमिश्नर्स ऑफ डिवीजन in the state of Punjab have been appointed as assistant competent authority under the act. As such, they can be approached in case of any grievance under the Buts Act. This is being issued with the approval of Secretary Finance cum Director Institutional Finance and Banking Punjab Chandigarh. डिप्टी डायरेक्टर ने ये लेटर जारी किया है। वहाँ जिला कलेक्टर को पंजाब में डीसी बोलते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक, कई राज्य ऐसे हैं, झारखंड में भी शायद, और एक दो राज्य और हैं जहाँ जिला कलेक्टर डीएम को डीसी ही बोला जाता है। तो तमाम डीसीज को सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट पंजाब में बना दिया गया है। साथियों, ये बड़ी जीत है आपके आंदोलन की। जो ऐसा कहते थे कि कहीं कुछ नहीं होगा, वो होने लगा है निश्चित रूप से। नरेंद्र मोदी को और राहुल गांधी को भी आपके समक्ष समर्पण करना होगा बहुत जल्दी साथियों। और अगर समर्पण नहीं किया तो जो मैं कहता हूँ वो होकर रहेगा। या तो भुगतान होगा या सत्ता त्यागनी होगी। और सत्ता त्यागने के साथ साथ वो नारा जो हमने दिया है कि ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भारत छोड़ने नहीं देंगे। किसी भी ठग बेईमान को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे साथियों। मुकदमे दर्ज करेंगे, जेलों में ठूसेंगे, ट्रायल चलवाएंगे, इनको सजाए मौत दिलवाएंगे एक को भी। और हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ एक शुरुआत हो गई है। वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है। वहाँ की पुलिस ने ठगी के एक मामले में कोऑपरेटिव घोटाला किया था। उसने कोई बैंक बना करके साथियों, तो 135 अरब का कुछ इस तरह का घोटाला किया था उसने, 1.35 अरब, और उसको अरेस्ट कर लिया है। रो रहा है, चीख रहा है कि नहीं मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो ये तमाम लोग ऐसा ही करते हैं मित्रों, शासन और सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और देश को बचाना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय साथियों, प्यारे साथियों, क्रांतिकारी साथियों, जांबाज देशभक्त साथियों। निकल पड़ो घरों से, अब घरों में बैठने का समय नहीं है, क्योंकि देश संकट में है। भारत माता पुकार रही है, उसके करुण क्रंदन को ध्यान लगा करके सुनो। मैं रोज़ सुनता हूँ, आप सुन नहीं पा रहे हो, सुनो। जब ध्यान लगाओगे, मन को एकाग्र करोगे, तो आपको भारत माता की चीखें सुनाई पड़ेंगी, उसका रोना बिलखना समझ में आएगा। और यदि भारत माता रो रही है, चीख रही है, और आप घरों में बैठे हो, सो रहे हो, अपने काम धंधों में लगे हो, शिक्षा दीक्षा भविष्य कैरियर बनाने में, तो भविष्य साथियों आपको माफ़ नहीं करेगा। भविष्य आपकी निंदा करेगा, आपको कायर ठहराएगा कि जब आपका वतन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, कैद में था, खून के आंसू रो रहा था, जिसे आप माता से भी अधिक दर्जा देते हो, तब आप दूसरी चिंताओं में थे। जो लोग उसे गुलामी की जंजीरों से, ठग बेईमानों की कैद से आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, आपने उनका सहयोग नहीं किया था। तो तमाम साथी सहयोग करें इसमें आंदोलन में, जैसे भी हो, तन से या मन से या धन से। धन की तो हम 1 रुपये तक की बात करते हैं कि 1 रुपये से भी अगर आप सहयोग करेंगे तो आप सच में देशभक्त हैं, देश की आपको चिंता है। जैसे हमारे कुछ साथियों ने आज भी हमको सहयोग भेजा है। 1 रुपये से भी करते हैं लोग, 100 रुपये से भी करते हैं। काशीराम धीमान साहब हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। पारस सिंह रावत जी हैं, 101 रुपये भेजे हैं।
और सरवन जी हैं 151 रुपये उन्होंने भेजे हैं। प्रमोद कुमार जी हैं 51 रुपये भेजे हैं। रामस्वरूप पाल साहब हैं, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। वीरेंद्र सिंह हमारे रोज़ाना 1 रुपये भेजते हैं। अशोक यादव जी ने आज 5 भेजे हैं, रोज़ाना 10 भेजते हैं। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष फरीदाबाद वाले, उन्होंने हर महीने 500 रुपये भेजते हैं, इस महीने भी भेजे हैं। गोविंद विजय जी हैं, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। जसवंत काद्यान साहब हैं, उन्होंने 52 रुपये भेजे हैं। बलजीत सिंह जी हैं, मदन सिंह जी के बेटे, उन्होंने 50 रुपये भेजे हैं। मनीलाल रावत जी हैं, उन्होंने 5 रुपये भेजे हैं। नेक्से लाल जी हैं हमारे हाथरस से, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। चेतराम कोमरा साहब हैं, उन्होंने 1 रुपया भेजा है। भंवरलाल सैनी साहब हैं हमारे, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। राम बहादुर गुप्ता जी हैं, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। राम प्रकाश जी हैं, उन्होंने शायद 20 रुपये या 21 रुपये भेजे हैं। हमारे आत्म बलिदानी साथी डॉक्टर रमेश कुमार जी हरियाणा से, उन्होंने 1100 रुपये भेजे हैं। पिछले महीने भी उन्होंने 1100 रुपये भेजे थे। सुरेश बोने साहब हैं, उन्होंने 21 रुपये भेजे हैं। रमाकांत तिवारी साहब हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। बलराम मंडल साहब हैं हमारे, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। मोहित कुमार जी हैं, उन्होंने 20 रुपये भेजे हैं। साथियों, तो इस तरह से जो साथी सहयोग कर रहे हैं आर्थिक रूप से, धन से, इस आंदोलन को निश्चित रूप से वो नमन के पात्र हैं। उन सबको नमन करता हूं मैं, और उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी स्वयं को देशभक्त, राष्ट्रभक्त समझते हैं तो वो भले ही 1 रुपये का आर्थिक सहयोग करें, इस आंदोलन में सहयोग करें। चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, संसाधन नहीं होंगे तो एक बना बनाया आंदोलन बिगड़ जाएगा। जिस आंदोलन के द्वारा हम न केवल अपने राष्ट्र को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने जा रहे हैं, जिस आंदोलन के द्वारा हम करोड़ों लोगों का डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस आंदोलन के द्वारा हम देश के करोड़ों बेरोजगार लोगों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे निश्चित रूप से। उस आंदोलन में आपकी सहभागिता होना साथियों आपकी राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस कार्यक्रम में तमाम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जो 1 रुपया भी नहीं दे सकते वो तन से सहयोग करें, और जो तन से भी नहीं कर सकते, मान लीजिए बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि वो 1 रुपया भी नहीं भेज सकते, शरीर भी उनका काम नहीं करता है कि कहीं आ जा सकें, आंदोलन में हिस्सा ले सकें, घरों में बिस्तर पे पड़े रहते हैं। आजकल मोबाइल का दौर है, सूचना क्रांति का दौर है। साथी, आप घर बैठे हमारे वीडियोज़ को शेयर तो कर सकते हैं, लोगों को बता तो सकते हैं फ़ोन कॉल के द्वारा कि इस तरह का कोई अद्भुत अभिनव राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। और ये आंदोलनकारी आने वाली 22 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री का, देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी का विरोध स्वरूप पुतला जलाने जा रहे हैं पूरे देश में, ताकि इनकी मरी हुई आत्मा को जगाया जा सके और ये ठगी पीड़ितों के साथ, हिंदुस्तान के साथ न्याय करते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। तो मिलता हूं कल साथियों आप सबके साथ। इस काम को ज़रूर कर लेना। खबरें और दुनिया भर की हैं। हमारे तमाम साथियों ने कहीं मंत्री से, कहीं विधायक से, कहीं सांसदों से, कहीं डीएम से, कहीं एडीएम से, कहीं एसडीएम से मुलाकातें की हैं, उनको ज्ञापन दिए हैं। 22 तारीख का पुतला दहन कार्यक्रम की सूचना दी है। तो इन तमाम कार्यों के लिए आपका धन्यवाद, आभार। उम्मीद करता हूं कि जो लोग घरों में बैठे हैं वो अब निकलेंगे और अपनी तहसील और ज़िला मुख्यालय जाकर 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और अपने राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला बेखौफ होकर ज़रूर फूंकेंगे। साथियों, डरना मत। पुतला फूंकना कोई गैरकानूनी काम नहीं है, ये आपका अधिकार है। चूँकि आपका प्रधानमंत्री आपकी न्यायपूर्ण कानूनी मांग को अनसुनी कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, एक ट्वीट तक करने की हिम्मत नहीं है उसमें ठगों के खिलाफ। तो ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री से कोई डरना मत, ना नेता विपक्ष से डरना कि जी नेता विपक्ष का क्यों जला रहे हो। चूँकि उसका भी फर्ज था कि जिस काम पर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, ठगी पीड़ितों पर, बर्ड्स एक्ट पर, उस पर वो बोले। जब वो बोलेगा तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भी बोलेगा, लेकिन दोनों मिल गए। चूँकि दोनों ने सहारा जैसी ठग कंपनियों से पैसा खाया है, सबको पता है। 2.5 करोड़ की गाड़ी बताते हैं सहारा इंडिया वाले ने गिफ्ट की है राहुल गांधी को, तो वो भी नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री का तो जग जाहिर है कि वो तो मंथली लेता रहा है 50 करोड़ रुपए सहारा वाले से, औरों सबसे भी, सबका प्रमोशन किया है उसने। तो मिलते हैं कल और बातें करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आप सब पूरे जोश खरोश होश व हवास के साथ 22 अक्टूबर को पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।